हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी आईसीएसई क्लास 10th की चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो कि है जेनेटिक्स सम बेसिक फंडामेंटल्स। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें चैप्टर का नाम सुन के हमारे दिमाग में आती है गाइस, वो है कि जेनेटिक्स होती क्या है। तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हमारी कितनी जो हमारे सिमिलैरिटीज़ हैं, जितनी भी सिमिलैरिटी या डिफरेंस होती हैं, इन सब की ट्रांसमिशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जेनेटिक्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है गाइज। दूसरा, अब जेनेटिक्स को डिस्कवर किसने करा था? पहले तो हमने जान लिया कि भाई अच्छा ये जेनेटिक्स है, अब इसको डिस्कवर किसने करा था? तो जॉर्ज मेंडल साइंटिस्ट थे, इन्होंने जेनेटिक्स को डिस्कवर करा था। और डिस्कवर करने के बाद उन्होंने कुछ अपने फाइंडिंग्स बताई थी, उन्होंने कुछ मतलब ऑब्जर्व करके आपको एक तरीके से थ्योरीज दी थी। उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। वो सारे क्या है? मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स के लॉ हैं। ठीक है। अगला टॉपिक जो बुक में आपके गिवन है वो है टू मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स। तो जो जेनेटिक्स है, अभी जेनेटिक्स की क्या है, दो मॉडर्न एप्लीकेशन आ गई है जो कि बहुत यूजफुल है। पहले ही क्या है? पहली है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरी है जेनेटिक काउंसलिंग। तो गाइस, जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज बेसिकली अ टेक्निक इन विच द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑल्टर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन्स इनटू इट्स क्रोमोसोम्स। अगर क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो जेनेटिक्स है, जो मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक उसके ऑफस्प्रिंग में आने वाले हैं, तो उसको क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। सपोज पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, अगर हम एक कपल ले लेते हैं, ठीक है, अभी हम चाहते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग हो सकता है कि उनमें क्या है, कपल है कोई भी, या फिर किसी भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, उसके जेनेटिक्स में, उसके क्रोमोसोम्स में कुछ जीन्स ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, उसका जो ऑफस्प्रिंग है उसके कैरेक्टरिस्टिक को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस। अगला पॉइंट जो आता है वो है जेनेटिक काउंसलिंग, जो कि दूसरी एप्लीकेशन है जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक काउंसलिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ठीक है, वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। ठीक है। और जेनेटिक काउंसलिंग में होता क्या है कि जो कपल्स आते हैं अपनी काउंसलिंग करवाने के लिए, इसमें उन्हें बताया जाता है। जेनेटिक काउंसलिंग क्यों होती है गाइस? कि कोई भी ऐसी हेरिडिटिकल डिजीज जो कि मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट हो सकती है, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, आपका थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो ऐसी जो हार्मफुल डिजीजेज हैं या डेंजरस डिजीजेज हैं, वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट ना हो, इसके प्रिवेंशन के लिए जेनेटिक काउंसलिंग करवाई जाती है। ठीक है, ये दो मैंने आपको यहाँ तक क्लियर कर लिए हैं। अब अगला पॉइंट आता है हेरिडिटी। तो व्हाट इज हेरिडिटी? द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जितने भी गाइस क्या होता है कि जो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती हैं, इसे क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। अब देखिए हेरिडिटी को आप कैसे समझेंगे? जितने भी देखिए, आपके जो आईज का कलर हो गया, आपके हेयर का शेप हो गया, आपकी आईब्रोज हो गई, ठीक है, आपका कलर विजन हो गया, आपकी टंग रोलिंग, क्या आप अपनी टंग को रोल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आप कौन सा हैंड यूज़ करते हैं, तो इन सब का कंट्रोल कौन करता है? हेरिडिटी करती है। बेसिकली क्या है, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है आपकी बॉडी की, तो वो क्या है, आपके पेरेंट्स से रिजेंबल करती है। अगर आपके हेयर कर्ली हैं तो हो सकते हैं या तो आपके मदर के हेयर कर्ली हो या फिर आपके फादर के हेयर कर्ली हों। तो ये गाइज ऐसे ही बाकी कैरेक्टरिस्टिक भी है। अब आपके स्किन का कलर कौन सा है, आप फेयर हैं या थोड़ा डार्क कलर के हैं, ये सब भी जेनेटिकली कंट्रोल होता है। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन दे रखी है आपको, लाइक बैगेट लाइक। ये एक बेसिकली क्या है, एक फ्रेज है। ठीक है। इस फ्रेज का मतलब क्या होता है कि जो यंग वंस लुक लाइक देयर पेरेंट्स, मतलब जितने भी जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की तरह दिखते हैं। ठीक है। अभी देखो, अब हेरिडिटी को आप कैसे समझोगे कि जो कैट होती है कोई भी, यहाँ पे एग्जांपल है, मैं आपको मैं समझा देता हूँ। उन्होंने बोला है कि अगर बिल्ली है तो मतलब बिल्लियों के बच्चों को ही जन्म देगी। बिल्ली जो अगर एक बिल्ली रिप्रोड्यूस कर रही है तो वो छोटी छोटी बिल्लियों को ही जन्म देगी। ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्ली कुत्ते को जन्म दे दे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप जो एक मैंगो का सीड जर्मिनेट करते हो, ऐसा तो होता नहीं है कि उसमें कुछ दूसरा वो लग जाए, हो सकता है उसमें स्ट्रॉबेरीज आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है।
ठीक है। तो ये सब क्या है कि आपकी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक, आपकी जीन्स, आपको मतलब ऑफस्प्रिंग को कैसे पता चल रहा है कि मेरे को अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखना है, तो ये सब कंट्रोल कौन करता है, उसकी हेरिडिटी होती है। वो जो कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स में है वही कैरेक्टरिस्टिक बच्चे में भी ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ उसमें वेरिएशन आते हैं। पहले वाले पॉइंट में तो उसने आपको सिमिलैरिटीज़ बता रखी है। अब पहले उसमें तो उसने आपको सिमिलैरिटी बता रखी है कि भाई देखो, अगर इंसान है तो इंसान के बच्चे को ही जन्म देगा, और जानवर है तो जानवर के बच्चों को ही जन्म देगा। अब वो बता रहा है कि जिनको उसने जन्म दिया है, सपोज हम एक ह्यूमन की बात कर रहे हैं कि अगर ह्यूमन रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या है, ह्यूमन बेबी को ही जन्म देगा। ठीक है, ह्यूमन बेबी ही बर्थ होगा, ह्यूमन बेबी का ही बर्थ होगा। मगर अब क्या बोलता है कि उसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब वो एकदम आइडेंटिकल, एकदम कार्बन कॉपी तो नहीं निकलेगा। अभी उसके पेरेंट्स है, अब वो ऐसा सेम टू सेम नहीं है ना कि अपने पापा जैसे ही दिखेगा या अपने मदर जैसे ही दिखेगा। हो सकता है वो थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस उसके क्या बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्बन कॉपी ही होगी, मगर ऐसा कुछ वास्ट डिफरेंस नहीं आएगा। ह्यूमन है तो एव्स को जन्म नहीं देंगे, बस उसमें थोड़ा बहुत बॉडी फीचर्स में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है। अब वेरिएशन, अगला पॉइंट आता है वेरिएशन इन पॉपुलेशन। अभी गाइज इसमें क्या है, वेरिएशन इन पॉपुलेशन। तो वेरिएशन इन पॉपुलेशन ये पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि देखिए जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, अगर हम ह्यूमंस को ही ले लें, ह्यूमंस क्या है, होमोसेपनीज हैं। तो अगर हम होमोसेपनीज को ही ले लें तो सारे ह्यूमन क्या हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, हम सारे ह्यूमन एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। तो स्मॉल डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल आर कॉल्ड वेरिएशंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पॉइंट को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये डेफिनेशन अगर वेरिएशन की आती है तो ये वाला यहाँ पे ये दे रखा है। तो अभी देखो होता क्या है कि सारे जितनी भी फैमिलीज हैं, फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हैं। ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि सारे मतलब जितने भी ह्यूमंस हैं वो एक जैसे ही दिखें, थोड़ा सा सब में डिफरेंस होता है। अब सारे ह्यूमंस ऐसा हो सकता है वो अपने फैमिली को रिजेंबल करें, उनके कैरेक्टरिस्टिक अपनी फैमिली से रिजेंबल करें। तो इन छोटे छोटे जो जितने भी डिफरेंस आते हैं इन्हें वेरिएशन बोलते हैं। अभी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा गाइस, कि अगर आपने देखा होगा कि आप जो है डॉग्स, अगर आप डॉग्स को पेट रखते हैं या फिर आप क्या बोलूँगा मैं डॉग्स को पालते हैं, तो उनमें भी बहुत सारी उनकी ब्रीड होती है, जैसे कि जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, पामेलियन, ऐसे अलग अलग ब्रीड्स होती हैं। तो ये क्या है, हल्का उनके बीच में डिफरेंस अभी हो सकता है। लैब्राडोर क्या है, हैवीएस्ट ब्रीड है, पामेलियन स्मॉलेस्ट ब्रीड है, ऐसे हल्के हल्के वेरिएशन आते रहते हैं। तो इस वजह से क्या है, क्या बता रखा है इस पैराग्राफ में, कितना अच्छा राइम भी कर रहा है, वेरिएशन इन पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में सिर्फ यही था। अभी यहाँ पे दो टर्म आ जाते हैं, कैरेक्टर एंड ट्रेट। तो कैरेक्टर क्या है, एनी इनहेरिटेबल फीचर इज नोन एज कैरेक्टेबल और द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेट। ठीक है, अभी देखो कोई भी इनहेरिटेबल जो फीचर होगा, हो सकता है इनहेरिटेबल फीचर मतलब कि आपकी हाइट, ठीक है, इनहेरिट कर सकते हैं वो फीचर्स। आपका क्या है कि आपके कलर ऑफ आइज, ठीक है, आपका हेयर का शेप, सॉरी हाइट को हम कंसिडर नहीं करेंगे, कलर ऑफ आइज, हेयर शेप हो गया, आईब्रोज क्या थिक है या फिर थिन है, तो ये सब क्या है आपके कैरेक्टर्स हो गए। अब ट्रेट क्या होता है गाइस, ट्रेट को सिंपल क्या बोलेंगे हम, टाइप या फिर कलर। ट्रेट क्या होता है कि वो किस टाइप के हैं। अभी देखिए इसमें ये एक जो डिफरेंस, थिन लाइन डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया तो आपको इस कैरेक्टर और ट्रेट, इस अगर वर्ड्स आगे भी यूज होंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं होंगी। देखिए कलर ऑफ द आइज, ब्राउन और ब्लू। तो कलर ऑफ द आइज क्या है, ये है कैरेक्टर, और ब्राउन और ब्लू ये क्या है, ये है आपका ट्रेट। ठीक है गाइज, उसका कलर और शेप कैसा है वो सब ट्रेट में आता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो गाइज अब अगला आता है क्रोमोसोम्स द कैरिडिटी ऑफ द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। ठीक है,
तो अब क्रोमोसोम्स, जैसा कि हमें पता है कि हमारे जितने भी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होते हैं वो किसकी मदद से होते हैं, वो क्रोमोसोम्स की मदद से होते हैं। ये तो हमें पता है। अब होता क्या है कि क्रोमोसोम्स जो भी होते हैं, और ये भी हमें पता है कि क्रोमोसोम्स कब विजिबल होते हैं, सेल डिवीजन के टाइम पे विजिबल होते हैं। तो जो उनकी हाई पावर माइक्रोस्कोप से जो उनकी इमेजेस कैप्चर की जाती है, तो उनकी इमेज को कैप्चर करने के बाद जब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उन्हें एक चार्ट में पेस्ट किया जाता है उनकी इमेज को, तो उसे क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर आपको कैरियोटाइप की डेफिनेशन आती है तो ये पूरे पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन मेंशन की गई है। ठीक है, इसमें मेन यही है, कैरियोटाइप आपको समझ में आ जाना चाहिए कि होता क्या है, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आता है कि जो क्रोमोसोम्स नंबर, तो इसमें क्या है, क्रोमोसोम्स कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ये सारे नंबर इंडिकेट बता रखे हैं। इसने यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है कि एक मेज में कितने होते हैं, 20 क्रोमोसोम्स होते हैं। भाई ह्यूमंस में कितने होते हैं, 46 होते हैं। ये सब आप देख सकते हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ ह्यूमन का ही है कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन में तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है गाइस, अब अगला आता है क्रोमोसोम्स इन होमोलोगस पेयर। तो देखिए, क्रोमोसोम्स इन होमोलोगस पेयर, तो ये क्या बोलता है गाइस, इस वाले पैराग्राफ में देखो, जैसा कि आपको पता है मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें जो पैराग्राफ में लिखा है, पर्टिकुलर पैराग्राफ में जो मेंशन किया है, मैं आपको उसे हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मैं आपको बताता हूँ। तो वैसे ही गाइस, इस पैराग्राफ में क्या मेंशन किया गया है कि जितने भी, अगर आपने ये लिस्ट ध्यान से देखेंगे एक बार, तो इसमें भी आपको कोई भी नंबर ऑड नहीं मिलेगा, सारे के सारे इवन है। अब ये इवन क्यों होते हैं, क्योंकि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, ये पेयर नहीं है, ये सिर्फ क्रोमोसोम्स हैं कि 46 क्रोमोसोम्स, 40 क्रोमोसोम्स। तो जितने भी ये ऑड क्यों नहीं होते, क्योंकि हमेशा क्रोमोसोम्स पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी में पेयर नहीं होगा या फिर एक ही क्रोमोसोम होगा, हर उसमें सेम पेयर होता है। मतलब कोई भी क्रोमोसोम्स अकेला नहीं रहता है, सब के सब पेयर में रहते हैं। अब ऐसे क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं गाइस, जो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो इसमें बस आपको एक ही डेफिनेशन मेन है, व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो क्या होगा इसका आंसर, द आइडेंटिकल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है गाइस, तो अभी देखो, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अगर हम और डिफाइन करें तो क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स ऑफ सेम शेप एंड साइज, जिनका सेम शेप और साइज होता है, लगभग जो कि आइडेंटिकल होते हैं, उन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब टू मेन कैटेगरीज ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। अभी गाइज होता क्या है कि जो भी हमारे अभी 46 क्रोमोसोम्स को हम क्या बोल सकते हैं, 46 को हम बोल सकते हैं यार, 46 क्रोमोसोम्स है तो हम इसे बोल सकते हैं 23 पेयर। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब 23 पेयर में से क्या होता है, 22 जो होते हैं वो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होते हैं, और आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। तो 2 पॉइंट आपके यहाँ फिर से क्लियर कर देता हूँ कि ऑटोसोम्स क्या होता है। फर्स्ट 22 पेयर्स of chromosomes are known as autosomes and the 23rd pair is known as sex chromosomes। तो जो आपके फर्स्ट से लेकर 22 पेयर होते हैं, ये 22 पेयर क्या होते हैं, आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और इन आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। मगर जो 23rd पेयर होता है, ठीक है, जो डिफरेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अब जो सबसे डिफरेंट होता है, जैसे कि ये है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो अभी गाइज होता क्या है, देखो ये 23rd पेयर डिसाइड करता है। अगर देखो ये दोनों क्रोमोसोम्स इसमें क्या हो सकते हैं, या तो दोनों XX हो सकते हैं, या एक X दूसरा Y हो सकता है। तो अगर दोनों लास्ट पेयर जो है XX होता है, तो जो बर्थ होगा, जो नया यंग वन होगा, वो फीमेल होगी। और अगर जो आपका लास्ट पेयर है वो XY बनता है तो मेल होगा। तो याद रखना गाइज, हमेशा मेल को किससे डिनोट करते हैं, XY से डिनोट करते हैं, और फीमेल को XX से डिनोट करते हैं।
तो गाइज यही इसमें थिन लाइन डिफरेंस था कि ये अभी यहाँ पे डायग्राम्स को अगर आप देखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो इसमें बस यही मेन कन्फ्यूजन था कि ये एक्स एक्स और एक्स वाई क्यों रिप्रेजेंट करें अलग अलग, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये इस डायग्राम में इसने देखो कैरियोटाइप है ये, इसने सारी इमेजेस प्लेस करी हैं। अब लास्ट में ये सारे ऑटोजोम्स है और ये है सेक्स क्रोमोजोम्स। अब ये लास्ट में बताता है कि अगर वो क्रोमोजोम्स जो हैं एक्स एक्स होते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग होगी वो फीमेल होगी, और अगर वो एक्स और वाई निकलते हैं तो वो क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, यानी कि ऑफस्प्रिंग जो होगा मेल होगा। तो ये था गाइज यहाँ तक आपका 2 मेन कैटेगरीज ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अभी यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पे एक आ जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब सन और डॉटर, जो मतलब ऑफस्प्रिंग होगा वो लड़का होगा कि लड़की होगी। तो क्या है गाइज, अगर आपके पास ये देखो बहुत इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्स डिटर्मिनेशन का, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखो जो भी चाइल्ड होता है, द सेक्स ऑफ चाइल्ड टोटली, ध्यान रखना गाइज मैं टोटली बोल रहा हूँ, द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग टोटली डिपेंड्स ऑन द फादर। ठीक है, वो फादर पे डिपेंड करता है। आपने कई जगह सुना होगा गाँव में कि फीमेल यानी कि मदर को दोष देते हैं कि यार अगर लड़की होती है, कई जगह लड़कियों को उतना अच्छा नहीं माना जाता है, कि जो कि बिल्कुल गलत है। लड़का और लड़की बराबर होते हैं। कई बार क्या करते हैं, लड़के को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और अगर लड़की होती है तो वो सब क्या बोलते हैं कि मदर की गलती है, मगर एक्चुअली नहीं है। क्योंकि जो मदर होती है वो क्या कर सकती है, सिर्फ एक्स और एक्स प्रोड्यूस कर सकती है। उनके पास क्या होता है, डबल एक्स होता है, और फादर के पास होता है एक्स और वाई। तो वो टोटली फादर पे डिपेंड करता है कि उसका कौन सा, उनका कौन सा स्पर्म फ्यूज कर रहा है एग के साथ। जो भी स्पर्म फ्यूज करेगा, अगर एक्स और एक्स फ्यूज करते हैं तो वो फीमेल बनेगी, और एक्स और वाई फ्यूज करते हैं तो वो मेल बनेगा। तो ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड करता है। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो ये सेक्स डिटर्मिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इसको अगली वीडियो में भी ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा। सो बेसिकली इस वीडियो में, आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही, वीडियो को यहीं एंड करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरी बाकी वीडियोज़ हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइज।